हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुरैशी स्टडी टिप्स पर। साथियों, आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। बहुत ही जानकारीपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो नया लेटेस्ट अपडेट आया है उसकी जानकारी देने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर स्किप कर करके देखेंगे तो आपको जो जानकारी चाहिए होती है वो आपको नहीं मिल पाएगी और आपको आधी अधूरी जानकारी मिल पाएगी 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी शख्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि उनको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड और एनी अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी टाइमली मिल पाए। तो आपका टाइम ज़ाया न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भारत सरकार ने रेलवे कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग लाने का प्रावधान रखा है, जिसको वो 1 जनवरी 2026 से इफ़ेक्टिव करने के लिए बोल रही है। तो देखिए, एक नया अपडेट आया है भारत सरकार की तरफ से। 8th CPC लेटेस्ट न्यूज़, 8वें वेतन आयोग का TOR तैयार। 1 जनवरी 2026 से आयोग का हो गठन, 20 अगस्त को होगा प्रदर्शन। मतलब 20 अगस्त मतलब कल प्रदर्शन हो चुका और उससे रिलेटेड क्या बिंदु निकले हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। 8th CPC लेटेस्ट न्यूज़, 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं और कर्मचारियों ने 8वीं वेतन आयोग के गठन को लेकर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ने 12 अगस्त को कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 20 अगस्त को कन्फेडरेशन से जुड़े सभी संगठनों के कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन 2 मांगों को लेकर किया जाएगा। इसमें पहली मांग 8वें वेतन आयोग को गठन जल्द से जल्द अविलंब किया जाए, क्योंकि ये इस वजह से किया जा रहा है कि जब 2015 में 7 CPC आया था तो उसको लागू करते करते 2017-18 हो गई थी, है ना। तो इस वजह से जो कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स यूनियन है, उसने ये फैसला लिया है कि इसको जल्द से जल्द लागू करने के लिए, जैसे कि 2026 के लिए बोल रही है भारत सरकार, तो 1 जनवरी 2026 को ही ये 8th CPC लागू हो। इसके लिए कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स यूनियन ने 20 अगस्त को धरना प्रदर्शन या कहे स्ट्राइक करने का फैसला किया है इसको लेकर, है ना, ताकि इसको बिना किसी देरी के लिए लागू कर सके। क्योंकि अगर देरी होती है तो कर्मचारी को खासा नुकसान देखने को मिलता है। तो ये नुकसान नहीं हो हर कर्मचारी का, इस सोच को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ने 20 अगस्त को ये स्ट्राइक करने का फैसला लिया है। चलिए आगे चलते हैं। हो सकती है इस निर्णय से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिल सकता है। तो कितने लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा? 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को इससे फ़ायदा मिलेगा 8th CPC से। तो बहुत ही सराहनीय कदम है ये भारत सरकार की तरफ से, जो रेलवे कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जा रहा है। मैं तो काफ़ी तारीफ़ करूँगा भारत सरकार की इस मुहिम को लेकर, इस स्टेप को लेकर। थैंक यू सो मच भारत सरकार। महंगाई दर का असर अब बढ़ाने का निर्णय क्यों लिया जा रहा है? देखिए, 8th CPC लागू करने का फैसला क्यों लिया जा रहा है? हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कारण होता है। उसी का कारण है
कि महंगाई दर अपने भारत देश में लगातार बढ़ती जा रही है। उस महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए रेलवे कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों का जो वेतन है, महीने का मासिक वेतन है, उसको बढ़ाने का विचार भारत सरकार लेकर आई है और उसको बढ़ाने के लिए ही 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश में महंगाई दर में तेज़ी से वृद्धि हुई है, जिससे आम जनता की खर्च करने की क्षमता पर असर पड़ा है। विशेष सरकारी कर्मचारियों को यह महसूस हुआ है कि उनका वर्तमान वेतन बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग को मांग के लेकर यूनियन और कर्मचारी संगठन सक्रिय है। महंगाई भत्ता डीए भले ही हर 6 महीने में बढ़ता है, 6 महीने में बढ़ता है। आपको पता होगा डीए हर 6 महीने में 3% या कहीं कहीं 2% ये 6 महीने में बढ़ाते रहते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों ने ये माना है कि वो सफिशिएंट नहीं है, तो इस वजह से आप हमारे लिए क्या लाओ, 8वां वेतन आयोग लाओ जिसमें सैलरी को बढ़ाया जाए। तो इसलिए भारत सरकार ने ये 8वां वेतन आयोग लाने का कदम उठाया है। ठीक है, नई सिफारिशें संभावित है ना। अब क्या क्या सिफारिशें रखी गई है, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, है ना। फिटमेंट फैक्टर बताया कितनी होगी सैलरी। अब देखिए आपको यूट्यूब पर तरह तरह की बातें बताई जा रही हैं कि क्या कहते हैं, फिटमेंट फैक्टर 3 गुना मिलेगा, है ना। और कोई तो बोल रहे हैं कि 2.90 फिटमेंट फैक्टर लगेगा। ये सरासर गलत है ना। भारत सरकार ने जो फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का निर्णय लिया है वो लिया है 1.83 से लेकर 2.46 के बीच, है ना। इतना ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर भारत सरकार नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा बढ़ा देगी तो सैलरी में काफ़ी उछाल आ जाएगा, जो कि भारत सरकार के लिए काफ़ी मतलब राजस्व घाटे के लिए वो एक तरीके से राजस्व घाटे में आ जाएगा, मतलब काफ़ी सैलरी हाइक हो जाएगी। तो इतना सैलरी हाइक नहीं हो जाएगी, क्योंकि महंगाई दर भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको 3 गुना फिटमेंट फैक्टर मिल जाएगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा। फिटमेंट फैक्टर इसी के दरमियान मिलेगा आपको, 1.83 से लेकर 2.46 के बीच में। ठीक है, तो अगर इसके बीच में रहता है, जैसे मान लो 1.83 रहता है फिटमेंट फैक्टर, है ना। फिटमेंट फैक्टर 1.83 रहता है, तो आपका जो परसेंटेज है सैलरी इंक्रीमेंट होगा वो होगा आपकी प्रेजेंट सैलरी का 14%, मतलब आपकी 14% सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, अगर मान लो ये फिटमेंट फैक्टर 2.15% होता है, 2.15% होता है फिटमेंट फैक्टर, तो आपकी जो सैलरी बढ़ेगी वो बढ़ेगी 34%, है ना। तो ये चीज़ें आपके सामने क्लियर है। जैसे मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, सरकारी टीचर और प्रोफेसर सहित कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। सैलरी की बढ़ोतरी में फिटमेंट फैक्टर का एक अहम रोल होने वाला है। इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने की संभावना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फिटमेंट फैक्टर इसके दरमियान ही रहेगा, इसके मिड में ही रहेगा, ना तो इससे कम आएगा ना इससे ज़्यादा जाएगा। 2.46 से ज़्यादा नहीं जाएगा और 1.83 से कम नहीं होगा। ठीक है, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 रहता है तो सैलरी 14% बढ़ेगी। ठीक है, वहीं 2.15% तक फिटमेंट फैक्टर रहता है तो सैलरी 34% बढ़ेगी। कोटक इंस्टीट्यूशन ने अपनी रिपोर्ट में 1.8 का फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाया है, यानी कि सैलरी में कितना बढ़ोतरी होगी, 13% की, है ना। ये कोटक इंस्टीट्यूशनल कोई इंस्टीट्यूशनल है, उसने अंदाज़ा लगाया है, उस बेस पर सैलरी कितनी बढ़ रही है, 13% बढ़ रही है अभी। चलिए आगे चलते हैं, क्या होता है फिटमेंट फैक्टर वो समझ लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। फिटमेंट फैक्टर का एक अहम रोल होता है। 1.8 फिटमेंट फैक्टर है तो बेसिक सैलरी को 1.5 से गुना कर दिया जाएगा। मतलब 1.8 को जो आपकी बेसिक सैलरी मान लो 18,000 है ना, सपोज आपकी बेसिक सैलरी 18,000 है, तो इसको किससे गुणा कर जाएगा, 1.5 से गुना कर दिया। लेकिन नए वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। इसमें आपको डीए नहीं मिलेगा, डीए कितना हो जाएगा, 0, है ना। फिर हर 6 महीने बाद 3% करके या 2% करके डीए बढ़ाया जाएगा। ठीक है, महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। ऐसे में पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, यानी कि बेसिक सैलरी अगर 10,000 है तो
2.57 फिटमेंट फैक्टर से बढ़कर 26,700 हो गई। वही महंगाई भत्ते को जीरो करने पर देखें तो वास्तविक वेतन में बढ़ोतरी काफ़ी कम हुई थी। आपकी बेसिक सैलरी कितनी है उसको फिटमेंट फैक्टर से गुना कर सकते हैं और अपनी सैलरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जैसे मान लो आपका फिटमेंट फैक्टर होता है 1.83, सपोज 1.83 फिटमेंट फैक्टर होता है और आपका बेसिक कितना है 18,000, ठीक है। सपोज ये ग्रुप डी की सैलरी बता रहा हूँ मैं आपको, लेवल 1 की, है ना। तो 18,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 1.83 से। 18,000 को जो 1.83 से मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आपका बेसिक पे हो जाएगा। मतलब आपकी सैलरी की शुरुआत कहाँ से होगी, जो 18,000 को 1.83 से गुणा करने पर आएगा। फिर इसके बाद हर 6 महीने में आपका डीए बढ़ेगा। अभी डीए आपको 0 मिलेगा, है ना। इसके बढ़ते ही आपको डीए कितना मिलेगा, 0। लेकिन 6 महीने बाद जैसे ही बेसिक का 3% बढ़ाएंगे डीए, तो ये आपको डीए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले 3%, फिर उस बेसिक का 3% बढ़ के ऐसे 3% करके या 2% करके भारत सरकार हर 6 महीने में डीए बढ़ाती है। मतलब साल में 2 बार डीए बढ़ाती है भारत सरकार, ठीक है। 8th CPC लेटेस्ट न्यूज़। अब देख लेते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या अपडेट निकल के आई है 20 तारीख के बाद धरना प्रदर्शन के। 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ साथ कर्मचारी की दूसरी मांग काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8वें वेतन आयोग के लिए जो टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार किया गया है उसमें कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद JCM की ओर से सुझावों को शामिल करते हुए उसे फाइनल टच देने की मांग की गई है। दूसरा, वित्त विधेयक को लेकर पेंशनरों के मन में एक अनिश्चित है। सरकार को उसे जल्द से जल्द दूर करना चाहिए, जैसे डेट ऑफ रिटायरमेंट या फिर वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने के दौरान उक्त बातों को लेकर कोई भी भेदभाव कर्मचारियों के साथ ना किया जाए। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो कोई कर्मचारी रिटायर्ड होने वाले हों, है ना, उनको 8th CPC का फ़ायदा ना दिया जाए, या फिर जो भी मतलब जैसे डेट ऑफ रिटायरमेंट उनकी करीब हो, या मतलब उन कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। उन बातों को भी ध्यान में रखकर धरना प्रदर्शन किया गया है कि हर कर्मचारी को उनका हक मिल पाए, ठीक है। टर्म का रेफरेंस तैयार लेकिन सार्वजनिक नहीं। टर्म का रेफरेंस तैयार है लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया है। कन्फेडरेशन के महासचिव SP यादव, है ना, कन्फेडरेशन के सचिव SP यादव के अनुसार 11 अगस्त की शाम को कन्फेडरेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार को चेताया गया है कि वह कर्मचारियों के हितों को लेकर सकारात्मक निर्णय जल्द से जल्द ले। वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू की जानी है, लेकिन अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई है। सरकार की ओर से आयोग के गठन को लेकर जानबूझकर विलंब किया जा रहा है। सरकार ने अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस को सार्वजनिक नहीं किया है, देखो, है ना। कर्मचारी संगठनों को ये जानकारी होनी चाहिए कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में किन किन सुझावों को शामिल कर लिया गया है। इन्हीं सब मांगों को देखते हुए 20 अगस्त को कर्मचारी संगठन प्रदर्शन करने वाला है, ठीक है। तो ये हुआ अपना लेटेस्ट न्यूज। अब देख लेते हैं कि किस लेवल पर किस कर्मचारी की कितनी सैलरी बढ़ेगी। ये मैंने आपको 1.85 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये इफेक्टिव कब होगा, 1 जनवरी 2026 को के अनुसार मैं आपको बना रहा हूँ। और सैलरी का कितना इंक्रीमेंट होगा, सैलरी में 14% इंक्रीमेंट होगा अगर 1.85 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो। अब देख लेते हैं अपन पहले नंबर पर कि MTS मतलब MTS में ग्रुप डी, है ना, इसमें आप लिख लो ग्रुप डी, मतलब ग्रुप डी के बंदे की और MTS वाले बंदे की कितनी सैलरी बढ़ेगी। देखो इसका ग्रेड पे होता है MTS और ग्रुप डी वाले का 1800, ठीक है। और इसका बेसिक पे बढ़कर कितना हो जाएगा, अगर 1.83 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो इसका बेसिक पे बढ़कर हो जाएगा 33,447.60 पैसे, मतलब 33,448 रुपये इसकी बेसिक हो जाएगी। और डीए हो जाएगा 0, डीए कितना हो जाएगा 0। फिर इस पर HRA भी मिलेगा। HRA 30% लिया है मैंने, मतलब एक्स सिटी के हिसाब से लिया है। एक्स सिटी मान लो अपनी मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आगरा, है ना, आगरा नहीं है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये अपनी मेट्रो सिटीज़ है। अगर इन सिटियों में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको HRA 30% मिलता है और बेसिक पे, BP मतलब बेसिक पे।
तो बेसिक पे कितना हो गया 33,447 का 5400 रुपये HRA हो गया, ठीक है। प्लस TPT अलाउंस कितना हो गया 1350 रुपये हो गया, ठीक है। प्लस आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 14% ऑफ DA प्लस BP, मतलब ये NPS गवर्नमेंट देगी जो। तो हाँ, तो अपनी ग्रोस सैलरी कितनी हो जाएगी 44,880 रुपये अपनी ग्रोस सैलरी हो जाएगी। अब इसमें कुछ डिडक्शन भी होगा, ठीक है, अब इसमें कुछ डिडक्शन भी होगा, वो कितना होगा वो देख लेते हैं अपन। तो डिडक्शन कितना होगा इसमें वो देख लेते हैं। एक तो 250 रुपये आपका कटेगा CGHS, मतलब ये सेंट्रल की तरफ से होता है, सेंट्रल की तरफ से होता है, जिसका 250 रुपये आपका कटेगा ये, ठीक है। और EGIS कटेगा, ये SIC फैसिलिटीज़ होती है वो, उसका 30 रुपये कटेगा, ठीक है। और एम्प्लॉय Tier 1 NPS 10% अपनी ग्रॉस सैलरी का, बेसिक प्लस DA का 10% कटेगा। ये बेसिक प्लस DA का कितना कटेगा 10% कटेगा, जो भी आपका बेसिक प्लस DA होगा उसका 10%। और गवर्नमेंट अपना कितना शेयर करेगी, साझा करेगी अपने साथ, वो करेगी 14% करेगी बेसिक प्लस DA का। इस तरीके से ये कटौती होगी। तो कट पिट कर 44,880 तो अपनी ग्रोस है, इसमें से डिडक्शन होकर अपनी जो इन हैंड सैलरी आएगी आफ्टर 8th CPC लागू होने के बाद, वो आएगी 36,573 रुपये। ये एक ग्रुप D कर्मचारी को मिलेगी, है ना। जो केंद्रीय कर्मचारी में चपरासी या MTS या ग्रुप D के पद पर आसीन होगा, उसको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी लगते ही 36,573 रुपये, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है ग्रुप D कर्मचारी के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन दूसरे लेवल के, लेवल 2 के बंदे के लिए क्या सैलरी रहेगी। लेवल 2 के बंदे के लिए मतलब LDC JSA टेक्नीशियन वगैरह के लिए क्या ग्रॉस सैलरी रहेगी और क्या इन हैंड सैलरी रहेगी। तो देखिए इनका जो ग्रेड पे होता है वो होता है 1900 रुपये सॉरी, और इनका 1900 रुपये आफ्टर CPC फिटमेंट फैक्टर 1.83 के अकॉर्डिंग इनका बेसिक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36,978 रुपये 18 पैसे। तो राउंड फिगर में अपन इसको मान लेते हैं 36,978 रुपये, ओके, ठीक है। अब अपना इसमें HRA वही एक्सिटी के हिसाब से 30% बेसिक का कितना हो जाएगा 11,093 रुपये, ठीक है, 11,093 रुपये। प्लस TPT अलाउंस कितना मिलेगा 1350 रुपये। लेवल 2 और लेवल 1 के बंदे को TPT अलाउंस 1350 रुपये मिलेगा स्टार्टिंग में। फिर सॉरी, वही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 14% रहेगा बेसिक प्लस DA का, तो ये हो जाएगा 5,177 रुपये। तो लेवल 2 के बंदे की ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाएगी 54,599 रुपये, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। अब इसमें डिडक्शन देख लेते हैं कि कितना डिडक्शन होगा। वही डिडक्शन देखिए CGHS 250 रुपये होगा, ठीक है, 250 रुपये। EGIS कितना कटेगा 30 रुपये कटेगा। और जो बेसिक प्लस DA का NPS कितना कटेगा 10% कटेगा। और गवर्नमेंट शेयर कितना कटेगा 14% कटेगा, ठीक है। तो ये अपनी इन हैंड सैलरी आफ्टर डिडक्शन कितनी हो जाएगी लेवल 2 के बंदे की, वो हो जाएगी 45,444 रुपये। इस तरीके से आप लेवल 3 के बंदे की भी देख सकते हैं। लेवल 3 का बंदा जैसे ड्राइवर, दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल वगैरह लगते हैं वो लेवल 3 में आते हैं। तो लेवल 3 के बंदे की कितनी हो जाएगी, इसकी ग्रेड पे होती है 2000, ठीक है। और इसकी आफ्टर 8th CPC जो बेसिक हो जाएगी वो हो जाएगी 40,322 रुपये, मतलब और 94 पैसे। तो 40,323 रुपये अपन मान सकते हैं इसकी बेसिक हो जाएगी। वही एक्स सिटी के हिसाब से इसका HRA कितना मिलेगा इसको 12,096 रुपये 882 पैसे, मतलब 12,097 रुपये इसको क्या मिलेगा, ये मिलेगा इसको HRA मिलेगा, ठीक है। DA 0, क्योंकि जब वेतन आयोग चेंज होता है तो DA अपना 0 हो जाता है शुरू के 6 महीने के लिए। फिर 6 महीने बाद 3% ऑफ बेसिक पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने लेवल वाइज लेवल 8 तक आपको बता रखा है कि किसकी क्या सैलरी रहेगी। लेवल 8 तक के कर्मचारियों की मैंने आपको सैलरी बता रखी है, वो आप देख लीजिएगा इसमें, इस टेबल में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्किल में, ठीक है। ओ थैंक यू सो मच। वीडियो को यही समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।